चलिए आज का इस वीडियो में हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स का एमसीक्यूज देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का एमसीक्यूज देखते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स का थ्योरी वीडियो देखे थे, उसमें थ्योरी कवर किए थे। जो नहीं देखे हैं थ्योरी, वो पहले थ्योरी देख लें, फिर प्री हिस्टोरिक टाइम्स का एमसीक्यूज बनाने में आसान रहेगा और बनेगा भी और समझ में भी आएगा। और मेरा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा भीम जनरल स्टडीज़ के नाम से चैनल है, भीम जनरल स्टडीज़ के नाम से चैनल जो यहाँ आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए, ऑब्जेक्टिव नोट्स के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ नोट्स भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो आज अभी पढ़ाएंगे उसको भी वहाँ अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं 50 एमसीक्यूज है प्रागैतिहासिक काल पर। तो एक एक करके देखना चालू करते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा है या नहीं मिला है उस काल को हम क्या कहते हैं? उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं या पुरापाषाण काल कहते हैं। तो मानव जो है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं या आदि ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल या पुरापाषाण काल। तो मानव विकास के उस काल को कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, उस काल को ऐतिहासिक काल, उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है उस काल को क्या कहा जाता है? जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, उस काल को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल किस स्थिति को दर्शाता है? आदि ऐतिहासिक काल किस स्थिति को दर्शाता है? जब लेखन कला नहीं थी, जब लेखन कला थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। आदि ऐतिहासिक काल किस स्थिति को दर्शाता है? जब लेखन कला नहीं थी या जब लेखन कला थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, जब इतिहास लिखा जा चुका था, जब कृषि प्रारंभ हुई थी। तो आदि ऐतिहासिक काल जब लेखन कला नहीं थी, जब लेखन कला थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती थी, उसी समय को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जब लेखन कला थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी उसी काल को क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। ज्ञानी मानव को होमो सेपियंस भी कहते हैं। तो ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर लगभग कब हुआ? तो ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर लगभग आज से 30-40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञानी मानव जो होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस का धरती पर प्रवेश कब हुआ? 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? जीविका का पुरापाषाण काल में जो मानव था उसके जीविका का मुख्य आधार क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिकार था या धातु निर्माण था। तो जीविका का जो मुख्य आधार था, पुरापाषाण काल के मानव का जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पुरापाषाण काल में शिकार किस रूप में प्रयुक्त होता था? पुरापाषाण काल में शिकार किस रूप में प्रयुक्त होता था? केवल जीविका के रूप में, केवल व्यापार के रूप में, जीविका या मनोरंजन दोनों के रूप में, या केवल अनुष्ठान के रूप में? तो पुरापाषाण काल में शिकार किस रूप में प्रयुक्त होता था? जीविका और मनोरंजन दोनों के रूप में प्रयुक्त होता था। पुरापाषाण काल में शिकार किस रूप में प्रयुक्त होता था? जीविका और मनोरंजन दोनों के रूप में प्रयुक्त होता था। चलिए देखते हैं आग का आविष्कार किस काल में हुआ था?
आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ या पुरापाषाण काल में हुआ या ताम्रपाषाण काल में हुआ या आदि ऐतिहासिक काल में हुआ? तो आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। फिर देखते हैं पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ या मध्य पाषाण काल में हुआ या नवपाषाण काल में हुआ या ताम्रपाषाण काल में हुआ? तो बताइए आप कि पहिए का जो आविष्कार है किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति मनुष्य में कब हुई थी? अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुआ था? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में या ताम्रपाषाण काल में? तो अस्थायी निवास से मतलब है कि मनुष्य कब एक जगह अस्थिर होकर, एक जगह रुक कर घर बनाकर उसमें अपना जीवन यापन करने लगा, इसी को कहते हैं अस्थायी निवास। तो बताइए कि अस्थायी निवास की प्रवृत्ति मनुष्य में कब हुई थी? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में या ताम्रपाषाण काल में? तो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति मनुष्य में नवपाषाण काल में हुई थी। तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ? पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था और आग अस्थायी निवासी का पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में भी हुआ और अस्थायी निवासी का प्रवृत्ति भी कब हुआ मनुष्य में? नवपाषाण काल में। एक और क्वेश्चन था, क्या था कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में। तो क्वेश्चन याद रखने वाला है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आपका अभी नवपाषाण काल में ही हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? गाय को, बैल को, कुत्ता को या भेड़ को? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया, लोहा का प्रयोग किया, सोना का प्रयोग किया या चांदी का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबा का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम तांबे का औजार कौन सा था? तीर था, तलवार था, कुल्हाड़ी था, बर्छा था? तो मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे प्रथम औजार जो तांबे का था कुल्हाड़ी था। तांबे का प्रथम औजार कौन था? मनुष्य द्वारा बनाया गया कुल्हाड़ी। प्रथम तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? प्रथम जो तांबे की कुल्हाड़ी है कहाँ से प्राप्त हुई थी? मेहरगढ़ से, अतिरंपकम से, पल्लवा ब्रह्म से, कुलडीहवा से। तो प्रथम तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? अतिरंपकम से। प्रथम तांबे की कुल्हाड़ी अतिरंपकम से प्राप्त हुई थी। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था या ताम्रपाषाण काल में हुआ था या ऐतिहासिक काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार जो है आपका नवपाषाण काल में हुआ था। तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, अस्थायी प्रवृत्ति का जो मनुष्य में ज्ञान हुआ वो भी नवपाषाण काल में हुआ आपका, और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक अनुत्पादक स्थल कौन सा है? प्रागैतिहासिक अनुत्पादक स्थल कौन सा है? पल्लावरम। प्रागैतिहासिक अनुत्पादक स्थल कौन सा? पल्लावरम, इनाम गांव, मेहरगढ़ या नर्मदा घाटी? तो प्रागैतिहासिक अनुत्पादक स्थल जो आपका है मेहरगढ़ है। कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में, पश्चिमी बलूचिस्तान में, पंजाब में, गुजरात में। तो जो मेहरगढ़ आपका स्थित है पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ आपका पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? चावल, गेहूँ व जौ, बाजरा, कपास। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ और जौ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूँ, जौ, चावल, राई। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग हुआ अनाज, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग हुआ अनाज कौन सा था? चावल था।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग हुआ अनाज चावल था। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है किस स्थल से मिले हैं? पल्लावरम से, कुल्डी हवा से, अतिरंपकम से, इनाम गांव से। तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कुल्डी हवा से मिला है। पल्लावरम किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? पल्लावरम जो है किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? धातु उपकरण, भारतीय पुरापाषाण कलाकृति, चावल की खेती, सील। तो पल्लावरम जो है किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय पुरापाषाण कलाकृति। पल्लावरम किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय पुरापाषाण कलाकृति। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के औजार मुख्यतः किससे बने थे? भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के औजार मुख्यतः किससे बने थे? लकड़ी से, लोहा से, स्फटिक पत्थर से, तांबा से। तो भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के औजार जो है स्फटिक पत्थर से बना था। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग का औजार किससे बना था? स्फटिक पत्थर से। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 22 देख लेते हैं। भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रिजले ने, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, मार्शल ने या कनिंघम ने? रिजले थे जो कि जातीय विभेदीकरण किए थे, कल का थ्योरी वाला वीडियो में पढ़े थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने शायद, हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पुरापाषाण कालीन खोज औजारों की खोज सर्वप्रथम की थी। सबसे पहले जो पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। चलिए देखते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में पुरापाषाण औजारों की खोज कब की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में पुरापाषाण औजारों की खोज कब की थी? 1857 में, 1863 में, 1875 में और या 1889 में। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पुरापाषाण औजारों की खोज 1863 ईस्वी में की थी। कब की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा माना जाता है? हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो भारत का सबसे जो प्राचीनतम स्थल है मोहनजोदड़ो माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। चलिए अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है नर्तकी का नगर, मृतकों का टीला, व्यापार का केंद्र या जल नगर। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि कौन सा है? भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि कौन सा है? चिंपांजी, ओरंगटाउन, श्वेतभूमि गिबन, गोरिल्ला। तो श्वेतभूमि गिबन है, श्वेतभ्रू गिबन है एकमात्र मानवाभ कपि। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। इनाम गांव किस काल की बड़ी बस्ती थी? इनाम गांव जो है किस काल की बड़ी बस्ती थी? इनाम गांव पुरापाषाण काल की बड़ी बस्ती थी या नवपाषाण काल की, ताम्रपाषाण काल की, ऐतिहासिक काल की? तो जो इनाम गांव है नवपाषाण काल की बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? इनाम गांव का संबंध हड़प्पा संस्कृति से है, जोरबे संस्कृति से है, मेहरगढ़ संस्कृति से है, मोहनजोदड़ो संस्कृति से है। तो इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से? जोरबे संस्कृति से। इनाम गांव का संबंध जोरबे संस्कृति से है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? शिवालिक पहाड़ियाँ से, अरावली से, विंध्याचल से, सतपुड़ा से। तो भारत में जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त होता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? गंगा घाटी, सतलज घाटी, नर्मदा घाटी, गोदावरी घाटी। तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? प्रथम बार वैज्ञानिकी आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया, रिजले ने किया, कनिंघम ने किया या मार्शल ने किया? तो
वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या प्रजातीय का विभेदीकरण रिजले ने किया। सबसे पहले रिजले ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किस काल में मनोरंजन का साधन शिकार था? किस काल में मनोरंजन का साधन शिकार था? ताम्रपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या ऐतिहासिक काल में? तो जो मनोरंजन का जो साधन था, मनोरंजन का साधन पुरापाषाण काल में था। मनोरंजन का साधन पुरापाषाण काल में था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अरे यार क्या हो रहा है? भारत में सबसे प्राचीनतम प्रमाण नर्मदा घाटी किस रूप में मिला? भारत में सबसे प्राचीनतम मानव प्रमाण, भारत में सबसे प्राचीन मानव प्रमाण नर्मदा घाटी से किसके रूप में मिला? जीवाश्म के रूप में, औजार के रूप में, बर्तन के रूप में या चित्र के रूप में? तो किसके रूप में मिला है? जीवाश्म के रूप में। भारत में सबसे प्राचीन मानव प्रमाण नर्मदा घाटी से किसके रूप में मिला है? जीवाश्म के रूप में। मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि के प्रारंभिक उदाहरण किस फसल से जुड़े हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि के प्रारंभिक उदाहरण जो है किस फसल से जुड़े हैं? कपास, गेहूँ व जौ, चावल या बाजरा? तो मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि के प्रारंभिक उदाहरण गेहूँ और जौ से जुड़े हैं। मानव ने धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किस उद्देश्य से किया? मानव ने धातु का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस उद्देश्य से किया? मूर्ति निर्माण से, औजार निर्माण, व्यापार, हथियार? तो मानव ने सर्वप्रथम जो है धातु का सर्वप्रथम उपयोग औजार निर्माण के लिए किया। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ी बस्ती पल्लावरम है, इनाम गाँव है, कुलडीहवा है, शिवालिक है। तो ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ी बस्ती इनाम गाँव है। भारत में मानव सभ्यता का सर्वप्रथम नगरीकरण किस स्थल पर हुआ? भारत में मानव सभ्यता का सर्वप्रथम नगरीकरण किस स्थल पर हुआ था? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगन में? सर्वप्रथम नगरीकरण जो है, मानव सभ्यता का सर्वप्रथम नगरीकरण जो है मोहनजोदड़ो में हुआ था। आगे के आविष्कार का सर्वाधिक महत्व किस कारण से था? आगे के आविष्कार का सर्वाधिक महत्व जो है किस कारण से था? औजार बनाने से, भोजन पकाने से, चित्रकारी से या कृषि करने में? तो आग का आविष्कार का सर्वाधिक महत्व भोजन पकाने में था। कृषि के लिए सबसे पहले किस स्थल को प्रमाण माना गया है? कृषि के लिए सबसे पहले किस स्थल को प्रमाण माना गया? इनाम गाँव को, कुलडीहवा को, मेहरगढ़ को या पल्लावरम को? तो कृषि के लिए सबसे पहले किस स्थल को प्रमाण माना गया था? कृषि के लिए मेहरगढ़ को सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ को ही माना गया था। शिवालिक की पहाड़ियों से क्या प्राप्त हुआ? औजार प्राप्त हुआ, जीवाश्म प्राप्त हुआ, नगर अवशेष प्राप्त हुआ या चित्रकारी प्राप्त हुआ? तो शिवालिक के पहाड़ से जीवाश्म प्राप्त हुआ। भारत का सबसे प्राचीन धातु उपकरण कौन सा था? भारत का सबसे पहले प्राचीन धातु उपकरण कौन सा था? चाकू, कुल्हाड़ी, बर्छा, तीर? तो भारत का सबसे प्राचीन धातु उपकरण कुल्हाड़ी था। भारत में सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किस युग से जुड़ा है? भारत में जो है सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किस युग से जुड़ा है? ताम्रपाषाण युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से, लोहा युग से? तो धातु का प्रयोग जो है धातु का प्रयोग ताम्रपाषाण युग से जुड़ा है। धातु का प्रयोग किस युग से जुड़ा है? ताम्रपाषाण युग से। ये क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं। मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु शिल्प के लिए, प्राचीन कृषि के लिए, नगर नियोजन के लिए, मिट्टी की मूर्तियों के लिए? तो मेहरगढ़ जो है प्राचीन कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन कृषि के लिए। जोरवे संस्कृति का किस काल से संबंधित है? जोरवे संस्कृति जो है किस काल से संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ऐतिहासिक काल से या पुरापाषाण काल से? तो जो जोरवे संस्कृति है ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। जोरवे संस्कृति किस काल से संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से।
चावल की खेती का प्रमाण किस काल से मिला है? चावल की खेती का प्रमाण किस काल से मिला है? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ऐतिहासिक काल। तो जो चावल की खेती है, चावल की जो खेती है नवपाषाण काल से मिला है। चावल की खेती किस काल से मिला है? नवपाषाण काल से। प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता धातु का प्रयोग, लेखन का अभाव, कृषि, नगर बसावट। तो प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता जो है लेखन का अभाव है। प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? लेखन का अभाव। आदि ऐतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? आदि ऐतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? लेखन कला का न होना, लेखन पढ़े ना जा सकना, नगर बसावट, कृषि का विकास। आदि ऐतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? आदि ऐतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? लेखन पढ़े ना जा सकने वाला। आदि ऐतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? लेखन ना पढ़े जा सकना। लेखन तो उपलब्ध है पर उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसी को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राचीन भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले का योगदान क्या था? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी जो रिजले थे उसका योगदान क्या था? औजारों की खोज, नगरों की खोज, प्रजातीय विविधीकरण, कृषि की खोज। तो रिजले का योगदान था प्रजातियों का विभेदीकरण वैज्ञानिक आधार पर। सबसे पहले मनुष्य कहाँ स्थायी निवास में बसा? सबसे पहले मनुष्य कहाँ स्थायी निवास में बसा? नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या ताम्रपाषाण काल में, या ऐतिहासिक काल में? तो ये क्वेश्चन तो सबसे ऊपर में भी आया था 10-11 नंबर में कि सबसे पहले मनुष्य अस्थायी निवास किस युग में हुआ? नवपाषाण काल में। अस्थायी निवास जो किस युग में हुआ? नवपाषाण काल में। सबसे प्राचीन नगर के रूप में कौन सा स्थल जाना जाता है? सबसे प्राचीन नगर के रूप में कौन सा स्थल माना जाता है या जाना जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या पल्लावरम? तो सबसे प्राचीन नगर के रूप में मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। सबसे प्राचीन नगर के रूप में किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। तो 50 MCQs ख़त्म हो गया। इसको आप 1 से 2 बार देख लीजिए, आप थ्योरी भी देख लीजिएगा तो MCQs बनाने में ठीक रहेगा। और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल का नाम भीम जनरल स्टडीज है। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो भी नोट्स PDF चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई अदर इन्फॉर्मेशन होगा तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।